स्टूडेंट्स, आज हम इंडियन पेनल कोड का चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन के सेक्शन 17 से 27 तक के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 17 गवर्नमेंट को डिफाइन करता है। द वर्ड गवर्नमेंट डोनेट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। कहने का मतलब ये है कि आईपीसी में जहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट वर्ड का यूज़ होगा वहाँ गवर्नमेंट का जो मतलब है वो सेंट्रल गवर्नमेंट व स्टेट गवर्नमेंट माना जाएगा। राज्य सरकार या केंद्र सरकार, जेडीए हो गया, एडीए हो गया, या फिर और सेमी गवर्नमेंट जो सेक्टर के हैं उन्हें गवर्नमेंट की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। सेक्शन 18 इंडिया को डिफाइन करता है। सेक्शन 19 जज को डिफाइन करता है। द वर्ड जज डोनेट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डिजाइंड एज ए जज बट ऑल्सो एवरी पर्सन हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव एनी लीगल प्रोसीडिंग, सिविल और क्रिमिनल, ए definitive judgment or a judgment which is not appealed against would be definitive, or a judgment which is confirmed by some other authority would be definitive, or who is one of the body of a person, which body of a person is empowered by law to give such a judgment। कहने का मतलब है कि जज कौन है। आईपीसी का सेक्शन 19 कहता है जज का मतलब होता है ऑफिशियल पद से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति जो सिविल व क्रिमिनल प्रोसीडिंग में डेफिनेटिव जजमेंट दे सकता है जज कहला सकता है। फॉर एग्जांपल अपना मजिस्ट्रेट साहब हो गए, सिविल जज हो गए, फैमिली जजेस हो गए, और भी कई जजेस हैं। डेफिनेटिव जजमेंट क्या होता है? जब किसी मामले का पूरा निर्णय दे दिया जाता है वह दोनों पक्षकार उस निर्णय को मानने के लिए बाध्यकारी हो जाते हैं, तब वह डेफिनेटिव जजमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 354 का जजमेंट दिया है ऑफेंडर के अगेंस्ट, तो ये डेफिनेटिव जजमेंट कहलाएगा। जब कोई जज कैपिटल पनिशमेंट देते हैं तो डेफिनेटिव जजमेंट नहीं होता, क्योंकि उसकी कन्फर्मिटी के लिए हाई कोर्ट में फाइल को भेजा जाता है। जज जिनके पद के साथ जज जुड़ा हुआ है जज कहलाते। वे लोग जो डेफिनेटिव जजमेंट दे सकते हैं जज कहलाते हैं। कोई भी व्यक्ति जिनके जजमेंट के खिलाफ कोई भी अपील नहीं होती जज कहलाते हैं। हायर अथॉरिटी के जजमेंट को कन्फर्मेट करने वाले व्यक्ति जज कहलाते हैं। जैसे बॉडीज ऑफ पर्सन्स का मतलब हुआ डिवीज़न बेंच, सिंगल बेंच, फुल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। डिवीज़न बेंच में 2 जजेस जजमेंट देते हैं, सिंगल बेंच में 1 जज जजमेंट देता है, फुल बेंच में 3 जजेस जजमेंट देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 3, 7, 9 और 11 जजेस आ जाते हैं। सेक्शन 20 कोर्ट ऑफ जस्टिस को डिफाइन करता है। द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डोनेट अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन और अ बॉडी ऑफ जज विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली एज अ बॉडी व्हेन सच जज ऑफ बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशियली। कहने का मतलब है कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब ये हुआ कि कोई भी जज जब जुडिशियली एक्टिविटी करता है तो वह काम कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज है, वो कोर्ट में हियरिंग सुन रहा है। इस इमेज के द्वारा आप समझिए, कोर्ट ये जज साहब बैठे हैं, ये हियरिंग सुन रहे हैं इन दोनों पार्टीज़ की मदद। इन हियरिंग्स को सुनने के बाद ये अपना जजमेंट सुना रहे हैं। तो इन्होंने पूरी हियरिंग सुनी, उसके आधार पे उन्होंने जो जजमेंट दिया तो जुडिशियली एक्ट किया, तो ये कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलाएगा। अब सेकंड एग्जांपल ये है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट जज है वह अपनी चैम्बर में बैठ के एक नोटिस इशू करता है कि जितने भी हाई कोर्ट की ये चैम्बर मिले हुए हैं एडवोकेट्स को, उन एडवोकेट्स ने अपना रेंट नहीं दिया, तो वो नोटिस में ये लिखता है कि जितने भी एडवोकेट्स हैं वो सारे अपने चैम्बर्स का रेंट दें। तो डिस्ट्रिक्ट जज ने ये जो काम किया है ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम की तरह किया है, तो ये अपना कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 और 2 से अधिक जज को ये पावर होती है
कि वो जुडिशल एक्ट करें। जैसे कभी कोई जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में दिया जाता है तो ये भी अपना कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब जुडिशली एक्ट के आधार पर दिया जाता है। कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई भी जज जो लॉ के द्वारा एम्पावर है जुडिशल एक्ट के लिए, कोई भी जज जो लॉ के द्वारा एम्पावर है जुडिशल एक्ट के लिए, जुडिशल एक्टिविटी को ही अपन कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं। पब्लिक सर्वेंट, the IPC defines public servant as a government employee, officer in the military, navy, air force, police, judge, officer of court of justice and any local authority established by a central or state act shall be punished with life imprisonment or with imprisonment of up to 10 years and fine। IPC का सेक्शन 21 कहता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय पब्लिक सर्वेंट है, कमीशन जो नेवी, आर्मी और मिलिट्री के और एयरफोर्स के जितने भी कमीशन ऑफिसर्स हैं वो सब पब्लिक सर्वेंट है। पंचायत के सदस्य पब्लिक सर्वेंट है, रिसीवर है वो पब्लिक सर्वेंट है। कोई भी वह व्यक्ति जो कोर्ट ऑफ जस्टिस के आधार पे अपना जुडिशल एक्ट के द्वारा जजमेंट देता है वो सब पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू द इंक्लूड द कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी of every description except the land and thing attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth। कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी क्या आते हैं? वो प्रॉपर्टी जिनको हम सेंसेस के द्वारा फील करते हैं। सेंसेस हमारे क्या होते हैं? आई, ईयर। जैसे हम टीवी है वो आंखों से देखते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ट्री है। ट्री जब तक पेड़ है जब तक वो जमीन के साथ है तब तक वह मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे ही पेड़ को काटकर सोफ़ा बनाया जाता है, फ्यूल के लिए यूज़ किया जाता है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाता है। फसल है, फसल कटते ही मूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाती है। माउंटेन है, उनको पत्थर से तोड़कर वर्क किया जाता है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉइल है, जैसे एक बंदा है वो ट्रक में भर के मिट्टी अपने साथ ले जा रहा है, मतलब ज़मीन से मिट्टी को उठाकर ट्रक में भरा और अपने साथ ले गया तो वह मूवेबल प्रॉपर्टी बनाया। मछली जब तक समुद्र में रहती है तो वह इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। जैसे ही वह समुद्र से बाहर निकल गई और मार्केट में मछुआरे द्वारा बेचने को चली गई तो वह इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आ जाती है। सेक्शन 23 IPC का कहता है wrongful gain is gained by unlawful mean of property which is the personal gain is not legally entitled। wrongful loss is the loss by unlawful mean of property to which the person losing it legally entitled। कहने का मतलब ये हुआ, इसे एग्जाम्पल के द्वारा मैं आप लोगों को समझाती हूँ। पर्सन है, कोई भी पर्सन किसी प्रॉपर्टी का कब्जा लेता है गैर कानूनी तरीके से तो वो रॉन्गफुल गेन कहलाता है। कोई भी व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी का कब्ज़ा गैर कानूनी तरीके से लेता है तो रॉन्गफुल गेन कहलाता है। रॉन्गफुल गेन के लिए 3 बातों का होना आवश्यक है। प्रॉपर्टी का एक तो गेन हुआ हो, गलत तरीके से उसने कब्ज़ा लिया हो। एक एग्जाम्पल है, ए अपने घर पे बैठा है, उसने टेबल पे गोल्ड की चेन रख रखी है। बी आता है और वो चेन उठा के ले जाता है, तो आके उठा के ले गया। तब उसने, जो बी व्यक्ति है, उसने उस गोल्ड की चेन को उठा के ले लिया, मतलब वो प्रॉपर्टी होगी ना। जब टेबल से चेन उठा ली तो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी ना। उठा लिया तो उसे, जो बी है उसको जो प्रॉपर्टी का गेन हुआ वो अनलॉफुली हुआ ना, गैर कानूनी तरीके से। तो जो टेबल पे से उठा के चेन ली ना। इसी तरह रॉन्गफुल लॉस क्या आता है? रॉन्गफुल लॉस में ये रहता है कि कोई भी चीज़ या कोई भी थिंग ऐसी होनी चाहिए जो इलीगल मेथड से इलीगल राइट के लिए यूज़ की गई हो।
इलीगल मेथड से इलीगल राइट के लिए यूज़ की गई है। जैसे ए है, वो अपने फ्रेंड बी को कहता है, मतलब ए चेन ख़रीदता है और बी को ये बोलता है कि भाई ये चेन तुम ले लो। या फिर वो घर में आता है, टेबल पे चेन रखी हुई है और वो उस व्यक्ति पे प्रहार करके उस चेन को हासिल कर लेता है, तो रॉन्गफुल लॉस हो जाएगा। मतलब ए का तो इसमें रॉन्गफुल लॉस हो गया, बी का रॉन्गफुल गेन हो गया। कहने का मतलब ये है कि रॉन्गफुल गेन हो या लॉस हो, उसमें मेन बात क्या है कि एक तो इलीगल मेथड यूज़ होगा, लीगल राइट का वायलेशन होगा, और प्रॉपर्टी है किसी की खोएगी किसी को मिलेगी। सेक्शन 24 क्या कहता है? Dishonestly, whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly. हम कब कहेंगे कि ये dishonestly है? जब कोई व्यक्ति कोई कार्य इस इरादे से करता है कि किसी अन्य व्यक्ति को wrongful gain या wrongful loss हो जाए, तो ये काम अपने आप में डिसऑनेस्टली कहलाता है। सेक्शन 25 आईपीसी का कहता है, ए पर्सन इज सेड टू डू ए थिंग fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise. The fraudulently act of a person can cause loss to another person or a gain to another property. आईपीसी का सेक्शन 25 फ्रॉडुलेंटली को डिफाइन करता है। पूरी आईपीसी में जहाँ जहाँ फ्रॉडुलेंटली वर्ड यूज़ होगा उसका वही मीनिंग माना जाएगा जिसको सेक्शन 25 में डिफाइन किया गया है। किसी व्यक्ति के किसी कार को फ्रॉडुलेंटली कब किया जाता है? जब इस व्यक्ति ने वह कार्य किसी फ्रॉड के इरादे से किया हो। फ्रॉड में क्या चीज़ आ गई? धोखा देना आ गया, कपट आ गया, इंजरी अपनी इकोनॉमिकल भी हो सकती है, नॉन इकोनॉमिकल भी हो सकती है। इसको एग्जाम्पल के द्वारा आप समझिए। ए है और बी और एक शॉपकीपर है। ए 100 का नकली नोट लेके बी शॉपकीपर के पास जाता है कि आप मेरे को ये सामान दे दो। तो वो जितने भी सामान खरीदता है सारे 100 रुपये के खरीद लेता है। तो वो अपने लिए जो सामान है वो तो ले आया, जैसे दाल चावल चीनी ले ली, ये पूरी 100 रुपये की आ गई। तो इसमें क्या हुआ, जो ए था उसको तो रॉन्गफुल गेन प्राप्त हो गया, लेकिन जो बी था शॉपकीपर उसे रॉन्गफुल लॉस मिल गया। अगर वो ए इसको बता के कहता कि भाई साहब ये नकली नोट है और आप मुझे सामान दे दो, तो क्या वो होता? तो फ्रॉडुलेंटली वर्क हुआ कि उसने जो कार्य किया उसका जो इरादा था वो ऑलरेडी इसको धोखा देने का था। धोखा किसके साथ हुआ? शॉपकीपर के साथ हुआ। एक और एग्जाम्पल है, एक आदमी है जो फर्जी डिग्री बनाता है, मतलब उसके ओरिजिनल जो मार्क्स थे वो 55 थे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सफिशिएंट नहीं थे। फिर वो फर्जी मार्कशीट बनवाता है। उस फर्जी मार्कशीट के आधार पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है कॉलेज में। अब इंजरी हुई। इंजरी किसको हुई? इंजरी उसको हुई कि ए है और बी है। तो ए तो वो स्टूडेंट हो गया। मान लो ए है जिसने फर्जी मार्कशीट बना के 98% अपनी मार्कशीट में लिखे। एक बच्चा वो है बी जिस बेचारे के 95% आए हैं, लेकिन इस फर्जी मार्कशीट के कारण ए का एडमिशन हो गया और ये जो बी वाला स्टूडेंट है जिसके 95% नंबर आए हैं, उस बच्चे का एडमिशन रुक गया। तो फ्रॉड किया ना। फ्रॉड किसके साथ किया? बी के साथ, जिस बच्चे के 95% मार्क्स आए। सेक्शन 6 देयर इज नो सर। सेक्शन 26 आईपीसी का कहता है विथ सम डेफिनेशन रिगार्डिंग मीनिंग रीजन टू बिलीव एज ए कॉन्सेप्ट हुएवर
आर्टिकल 326 अंडर IPC deal with highest form of violence. It is punishable by life imprisonment or imprisonment up to 10 year. IPC का सेक्शन 26 कहता है रीज़न टू बिलीव। रीज़न टू बिलीव का मतलब क्या हुआ? विश्वास करने का कारण। एक व्यक्ति के पास रीज़न टू बिलीव के लिए सफिशेंट कॉज का होना आवश्यक है। इसे एग्जाम्पल से समझिए। ए है, वो बी शॉपकीपर के पास मोबाइल बेचने जाता है, तो शॉपकीपर को लगता है कि वो मोबाइल शायद चोरी का है, इसीलिए वो मेरे पास बेचने आया। तो उसके पास जो सफिशेंट रीज़न था ना, वो सफिशेंट रीज़न नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी। अब इसे दूसरे एग्जाम्पल से समझिए। ए बी शॉपकीपर के पास अपना एक मोबाइल फ़ोन बेचने जाता है जिसकी मार्केट वैल्यू 20,000 है, लेकिन उस मोबाइल को वो 5,000 में बेचता है और मोबाइल को ख़रीदे हुए सिर्फ उसको 1 महीना हुआ है। तो हम कहते हैं कि सफिशेंट कॉज है शॉपकीपर बी के पास कि हाँ, रीज़न टू बिलीव करने का, विश्वास करने योग्य कारण है कि जब 20,000 का मोबाइल वो 5,000 में बेच रहा है, तो इसका मतलब यही है कि इस ए को 5,000 का फ़ायदा हो रहा है ना। IPC का सेक्शन 27 क्या कहता है? Property in the possession of wife, clerk or a servant. When property is in the possession of a person, wife, clerk or servant, on the account of that person, it is in that person possession within the meaning of this code. IPC का सेक्शन 27 ये कहता है कि एक व्यक्ति, हस्बैंड, कोई भी व्यक्ति है जो कि किसी से एज ए वाइफ रिलेशन जुड़ा हुआ है, एज ए क्लर्क जुड़ा हुआ है, एज ए सर्वेंट जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। एक आदमी है, उसने एक मोबाइल चोरी किया, ठीक है, या फिर उठा लिया और अपनी वाइफ को दे दिया। पुलिस ऑफिसर ने छानबीन की, उन्हें पता लगा कि वो आदमी मिल गया जिसने मोबाइल लिया था। तो पुलिस ऑफिसर क्या करता है, उस आदमी के साथ उसके घर पे जाता है और वो मोबाइल उसकी वाइफ के पास मिल जाता है। तो ये रीज़न है कि किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी अगर उसकी वाइफ, क्लर्क या सर्वेंट के पास है, तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि ये प्रॉपर्टी जो है उसी व्यक्ति की है। इसी तरीके से क्लर्क है, क्लर्क के पास कोई प्रॉपर्टी है या क्लर्क कोई काम करता, पैसे हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि सर क्या होता है कि कोई ऑफिसर है और उसके नीचे क्लर्क है या फिर असिस्टेंट वगैरह रखते हैं, बाबू रखते हैं। तो कभी कभार रिश्वत के जो पैसे लिए जाते हैं वो क्लर्कों के थ्रू ही लिए जाते हैं अक्सर। तो वो बच्चा तो जो क्लर्क है, क्लर्क के पास रिश्वत के पैसे रखे हुए हैं। अचानक से पुलिस ऑफिसर आता है कि उसे कहीं से पता चला है कि उन्होंने रिश्वत ली है, पर वो जो ऑफिसर होता है वो कहता है कि नहीं सर, मैंने तो रिश्वत नहीं ली है। वो कहते नहीं सर, आपने तो रिश्वत ली है। वो कहते क्यों? तो फिर वो पूरे ऑफिस की छानबीन ऑफिस की देखते हैं, तो क्लर्क की ड्रॉ में पैसे मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये माना जाएगा, जब क्लर्क की ड्रॉ में पैसे मिले तो ये माना जाएगा कि उस ऑफिसर ने रिश्वत ली है, तभी उस क्लर्क के पास पैसे मिले हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने IPC के चैप्टर 2 जर्नल एक्सप्लेनेशन के सेक्शन 17 से 27 तक को डिफाइन किया है। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के सेक्शंस को डिफाइन करेंगे।